प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दुबई के क्राउन प्रिंस का आज से 2 दिवसीय भारत दौरा, विदेश और रक्षा मंत्री संग होगी अहम बैठक। पंजाब के बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर हुआ ग्रेनेड अटैक, ई रिक्शा सवार युवकों ने फेंका विस्फोटक, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का श्रीनगर दौरा, मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य पर व्यापक मुद्दों पर की चर्चा। कल की गिरावट के बाद सेंसेक्स 1100 अंक चढ़ा 74,300 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में 400 अंक की तेजी। जापान का बाजार 6% ऊपर उछला। मेटल और ऑटो शेयर्स में भी आई ज्यादा तेजी। जयपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, कार ने 10 लोगों को मारी टक्कर, 2 की मौत, 8 गंभीर रूप से घायल। लोगों ने कार चालक को जमकर पीटा। पुरी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बस में लगी भीषण आग। बस स्टैंड के पास हुआ हादसा, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग बुझाने का प्रयास जारी। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां थाना देहात पुलिस ने मोबाइल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने चोरी किए हुए मोबाइल और घटना में प्रयुक्त फर्जी नंबर प्लेट लगी मोटरसाइकिल बरामद की है। वहीं आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना देहात पुलिस ने 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करी है और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और छीना गया मोबाइल इसको बरामद किया है। एक व्यक्ति जो इनके साथ में था घटना कारित करने में, उसका नाम प्रकाश में आया है, वो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ, उसके पीछे में हमारी टीमें लगी हुई हैं। इस प्रकार से थाना देहात पुलिस ने एक मोबाइल स्नैचिंग की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक गैंग को वर्कआउट किया है। हाँ, पहले भी मुकदमे हैं थाना गढ़मुक्तेश्वर में, थाना परिषदगढ़ में, इसमें भी इन दोनों व्यक्तियों के ऊपर मुकदमे हैं पहले से। वो मास्टरमाइंड विनय नाम का व्यक्ति है, जिसके पास मैंने आपको बताया इस पे परिषदगढ़ और गढ़मुक्तेश्वर में मुकदमा लिखा हुआ है, FIR लिखी हुई है। और लेकिन ये सब एक साथ मिल करके करते थे, तो मोटरसाइकिल को उज्जवल चलाता था और ये विनय स्नैचिंग का काम करता था। देखिए, ये तो पूछताछ में सारी चीज़ें आएंगी, सामने आएंगी। अभी इस बारे में जो है परीक्षण किया जा रहा है। जैसे जैसे विवेचना में प्रगति होगी उसके अनुसार जो है ये जानकारी पब्लिक को मिलेगी। 3 व्यक्ति, एक और व्यक्ति है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के अमेठी से है, जहां एक बार फिर बिजली विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल कमरोली थाना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र में एक मजदूर की ड्यूटी के दौरान कंपनी में करंट लगने से मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं युवक की मौत के बाद परिजनों ने कंपनी प्रबंधन पर घटना को छिपाने का गंभीर आरोप लगाया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां खैर बाईपास पर एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे दोनों युवकों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि तीसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया और घायल को अस्पताल में भर्ती करवाकर मामले की जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा तब हुआ जब ये तीनों युवक शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। मेरा नाम शिवराज है। ये कौन है आपके? मेरा साला है। क्या नाम क्या है? मेरा राजकुमार नाम है इसका। अच्छा, ये कहाँ से आ रहे थे, कुछ पता? ये मुझे नहीं मालूम है, ये किसी शादी फादी में, इसके पास में एक लड़का काम करता था, वो शादी में से आया है। अच्छा, ये कौन से वाहन पे थे, कितने लोग थे? ये मोटरसाइकिल पे थे। कितने लोग हैं ये? कितने लोग हैं ये? 2 लोग हैं। 3 लोग, तीसरे की मेरी जानकारी नहीं है कौन है क्या है। तो ये आपस में दोनों कौन है? ये एक चाचा का है और राजकुमार, चाचा ताऊ के हैं दोनों ही। दूसरे का क्या नाम? शिवम।
क्या जानकारी मिली है, कहाँ एक्सीडेंट? मुझे तो अभी ये भी नहीं है, मुझे मालूम है कहाँ एक्सीडेंट हुआ है। मैं तो घर से भाग के आया हूँ। शिवम और राजकुमार अभी हैं या उनकी डेथ? उनकी डेथ हो गई दोनों की। तीसरा मुझे नहीं मालूम है तीसरे की। मुझे ये भी नहीं मालूम है कौन सा बेटा है, कहाँ से है, मुझे नहीं मालूम है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये लिहावाजिदपुर जिला हाथरस पड़ता है जिला। शादी समारोह है किसी इसके पास में लड़का, राजकुमार के पास में लड़का नौकरी करता था, उसके पास में उसकी शादी थी, उसकी शादी में गया है ये दोस्त की शादी में। एक्सीडेंट की जगह वहाँ कोई जानकारी? ये जानकारी मुझे नहीं मालूम है। 3 व्यक्तियों को पुलिस विभाग द्वारा, जो कि खैर बाईपास में एक्सीडेंट हुआ था, वहां से लाया गया था, जिनमें से एक की हालत बेहद गंभीर थी, जिनको जेएनएमसी में रेफर कर दिया गया। 2 व्यक्ति मृत घोषित कर दिए गए अस्पताल में। किस कंडीशन वो आए थे, तो वो किस कंडीशन? उनकी कंडीशन बेहद खराब थी। पंकज, जिनको भेज दिया गया है, एवं 2 व्यक्ति उनको मृत घोषित कर दिया गया अस्पताल में। क्या नाम था सर? समीर, शिवम एवं राजकुमार। उनके सबको मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया। क्या नाम लिखते हैं सर? राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में विश्व स्वास्थ्य दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हमारी संस्कृति में स्वास्थ्य का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बीमारियां अपने आप नहीं आती, हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। मैं सबसे पहले आज, क्योंकि कल ही रामनवमी का पर्व था, बड़े उत्साहपूर्वक मनाया गया। चैत्र नवरात्रा का समापन हुआ और आपने अभी देखा कि हमने राजस्थान दिवस भी राजस्थान के अंदर बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। अभी हमारा राजस्थान दिवस गया, उसकी भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, हमारी संस्कृति में स्वास्थ्य का बहुत बड़ा स्थान, और ये अब से नहीं है, पहले से है। मैं डॉक्टर सरीन जी बता रहे थे कि डॉक्टर साहब बहुत बड़ा अंतर हमारी दिनचर्या से भी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारी संस्कृति में सुबह 4 बजे और 5 बजे जगने का है, और हमारे सभी संत महंत ऋषि मुनि, उनका योगदान हमारी देश की संस्कृति और स्वास्थ्य के प्रति बहुत बड़ा है। और मैं यही कहना चाहता हूं, क्योंकि खाने के लिए तो हम सभी तैयार रहते हैं। अच्छी कोई भी मिठाई बनती हो, पकवान बनते हो, किसी तरह का चटपटा बनता हो, तो हम सबका मन करता है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मुंह में जाते ही उसका स्वाद बदल जाता है। गले से नीचे कुछ पता नहीं पड़ता आपने क्या खाया है। वो 2 मिनट मुंह में आता है, लेकिन आपके वो स्वास्थ्य को कितना पौष्टिक बनाता है या कितना हानिकारक रहता है, हमें इस बारे में विचार करना चाहिए। देखिए, हम सारे काम करते हैं, लेकिन बात गांव की एक आती है, एक कहावत भी है कि हम बीमारी का इलाज कराते हैं, लेकिन ये बीमारी क्यों होती है, हमें इसके बारे में भी विचार करना पड़ेगा। कुछ हो सकती है जो परिवार के हिसाब से, माता पिता के हिसाब से हमारे को उस जीन में मिलती है, लेकिन कुछ को आप अगर मन में आप विचार करोगे तो अधिकतर हम उनको निमंत्रण आमंत्रण देकर के हम उनको बुलाते हैं। ऐसे नहीं आती, हम उनको निमंत्रण देते हैं और बड़े चाव से बुलाते हैं, और वो भी बड़े चाव से आती है। लेकिन जाती कब है? या तो आपके शरीर को नुकसान करती है, आर्थिक रूप से भी नुकसान करती है।
वो है जो आर्थिक रूप से भी आपको नुकसान देती है, शारीरिक रूप से भी देती है, मानसिक रूप से भी देती है, और आने वाली पीढ़ी में कुछ ना कुछ वो डाल करके जाती है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, सेहतमंद होने के तरीकों को जब तक आप अपनी जीवन शैली और परंपराओं के माध्यम से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमारे को ये दिक्कत होती रहेगी। आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से इन्हीं परंपराओं को पुष्ट करने का काम कर रहे हैं। निरामय राजस्थान अभियान एवं स्वास्थ्य से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के शुभारंभ अवसर पर यहां उपस्थित सभी अतिथियों, चिकित्सकों, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े महानुभावों का मैं इतना ही आह्वान करना चाहता हूं, क्योंकि आप इस क्षेत्र में काम करते हैं। हम आप सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम अवेयरनेस के माध्यम से एक जन जागरण के माध्यम से आने वाले मरीज को अगर डॉक्टर ये कहेंगे कि आपको अगर ये दवाइयां छोड़नी है तो जीवन शैली को ठीक करना पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा की गई टैरिफ घोषणाओं पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, हर क्षेत्र की अपनी अलग भावना होती है, मैं हर एक से संवाद कर रहा हूं। अलग अलग सेक्टर की अलग अलग भावनाएं हैं। मेरी चर्चा तो लगातार निरंतर सबसे चलती रहती है। साधारणतः भारत की इंडस्ट्री को इसमें अपॉर्चुनिटीज दिखती है। कॉन्फिडेंट है हम कि इसमें भारत का भला ही होगा। So you spoke about the steel industry, and the steel industry has been asking for some sort of help from the government. So is there anything in the offing, probably just to protect the domestic steel industry? They have applied for safeguard duties, which is under consideration of the government. Any other industries that have also cited? Oh, there are many applications for different types of support. And each one we take a decision on the merits of the case. So there are many sectors where we put a minimum import price, many sectors where we put some restrictions. So it's an ongoing part of running the So on the helpline that has been launched, if you could shed some we light are on going to launch. I only announced it. if you could shed some light on how it would help, and also on the fund help that would be for Well, the Honorable Prime Minister launched Startup India movement 9 years ago. And we've come a long way. From 400 startups, we are now 170,000 plus. The country is proud of the good work the startups have done. And as I said in my talk earlier today, we are a country of young power. We are a country of aspirational Indians. And we'll always be aspiring for more, bigger and better. So in the past few days, we're seeing startup founders come out and complain about the red tapeism. What do you have to say about that? We recognize many of the inputs that come in, which is what prompted me to suggest that we have a helpline on which they can come to us with their issues. From the general sense that I'm getting, most issues now are at the state level, because center really has nothing to do. There's no licensing. All products are almost on free investment. FDI is allowed in everything, save and except a few sensitive areas. Trade is allowed in almost everything, save and except a few areas in agriculture or few industrial products. So by and large, we've made everything very liberal at the central government. There are certain areas like ensuring good quality production in India, where the center does have a role, and our effort is that fair trading should continue unhindered, which is why I think more of the issues that I'm finding are at the very small local level, and such a helpline will help us understand what are the issues at different levels, at different states, and address those issues, not necessarily for one case, but on a systemic basis. So there's some confusion from Washington right now about a 90-day exemption being given to all countries except China. I don't Have you heard respond anything on to it, sir? I don't respond to speculation. So on
So the White House came out and said it's fake news, but in that 1 minute or those 5 minutes, the market saw a very big turnaround, and then it I went back cannot again. respond to something which is not official communication to us. And I think the press also should help by not spreading any news without due diligence and validation. खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के दमोह से है, जहां अवैध रूप से संचालित शराब की दुकानों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। बता दें, नशा विरोध जन आंदोलन चलाने वाले भगवती मानव कल्याण संगठन ने भारत को नशे मांस से मुक्त कराने के लिए लगातार नशा विरोधी जन आंदोलन चला रही है, जिसके तहत अब तक 3000 से ज्यादा स्थानों पर अवैध शराब की खेपों को पुलिस ने पकड़ा है। इसी को लेकर अवैध रूप से संचालित शराबी दुकानों पर भगवती मानव कल्याण संगठन ने कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। हमारे साथ भगवती मानव कल्याण संगठन की नारी शक्ति उपस्थित है। बताएं दीदी, क्या कहना चाहती हैं? आप लोग सुबह से तेजगढ़ शराब दुकान के सामने बैठी हुई हैं, क्या कहना चाहती हैं? हम लोग बस यहाँ 10 सुबह से बैठे हुए 8-9 बज गए हैं और यहाँ जो कलारी खुली हुई है पूरी अवैध कलारी हुई, इस पर हम लोग चाहते हैं कि कार्रवाई या FIR जल्दी से जल्द हो, लेकिन अभी तक यहाँ कोई आबकारी विभाग या कोई नहीं यहाँ आया। कोई नहीं आया है? क्या कहना चाहती दीदी? बस सुबह से हम लोग यही इंतजार कर रहे हैं कि आप कोई नहीं आया अभी तक? नहीं, कोई नहीं आया। आबकारी टीम आई लेकिन यहाँ कुछ देखने नहीं मिल रहा है और सभी इंतजार कर रही हैं आप लोग? इंतजार कर रही हैं आप लोग? इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली में पटपड़गंज विधायक रविंद्र सिंह नेगी और दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने सर्वोदय कन्या विद्यालय मयूर विहार फेज 2 का दौरा किया। इस दौरान आशीष सूद ने कहा, हम उन जगहों का दौरा कर रहे हैं जहां इमारतों और शिक्षा व्यवस्था में कमियां हैं। आप पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अब पिछली कमियों को गिनना बंद कर दिया है। हम सभी अपने विधायकों की शिकायत पर जहां बिल्डिंग में या शिक्षा व्यवस्था में कुछ कमी है, हम उसे विजिट कर रहे हैं। रवि नेगी जी हमारे यहाँ के सम्माननीय विधायक हैं। उन्होंने यहाँ पर कुछ बहुत समय से खतरनाक घोषित कमरों का जिक्र किया था, जिसको देखने के लिए मैं आया हूँ। रवि भाई हमारे बहुत क्षेत्र में सक्रिय विधायक हैं, बहुत समय से रुके हुए काम को प्रति वो चिंतित है। ये खतरनाक घोषित बिल्डिंग में अभी भी आना जाना है। ऐसा नहीं होता ना, एक कमरा खतरनाक है, अगर वहाँ कुछ हादसा हो तो आसपास की कंस्ट्रक्शन पर भी उसका असर होता है। तो हम इसको देख रहे हैं, बहुत जल्द यहाँ से बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट करके इस बिल्डिंग को नया बनाने का काम होगा। देखिए मैंने कल भी ये कहा था, मैं फिर दोहराता हूँ, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार अब पिछली कमियों को गिनना छोड़ दिया। सबको दिख रहा है, आपके कैमरे ने देखा, मेरे को बताने की जरूरत क्या है। अब हमारी थॉट प्रोसेस इन कामों को जल्दी से जल्दी पूरा कर देने का है। हम कब इन कमियों को गिनाते रहकर अपने आप को नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव वाइब के साथ काम नहीं करना चाहते हैं। हमारा पर्पस है, जो है सबको मालूम है, जो कमी है सबको मालूम है, तभी शिक्षा क्रांति के जनक चुनाव हार कर यहाँ से गए हैं, छोड़कर गए थे। इसलिए हम अब इस मड स्लिंगिंग में नहीं पड़ेंगे। और आप भी अपना खबर बनाने के लिए जबरदस्ती ऐसे सवाल हमसे मत पूछा।
अगली खबर दमोह से है, जहां कथित रूप से लंदन से आए कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेंद्र जॉन किम की वजह से हुई कई मौतों का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें, जहां कलेक्टर दमोह अपने स्तर पर इन मौतों की जांच करवा रहे हैं, तो वहीं 7 और 8 मार्च को मानव अधिकारी आयोग दिल्ली की टीम पीड़ितों से मिलकर उनके बयान दर्ज कर पूरे मामले की जांच की। बता दें, पूरा मामला तब सामने आया जब बाल अधिकारी संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष और मानव अधिकारी आयोग के सदस्य प्रियांक कानून गौ ने पूरा मामला ट्वीट किया। जो भी घटना सबकी जानकारी में है, हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है उससे तुरंत त्वरित एक्शन की और उसी का परिणाम है कि बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी बात होगी तो हमारी सरकार एक्शन लेने में देर नहीं देगी। ये इसी कारण से हमारी सरकार की अपनी एक साख बनी है। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई करे। गुजरात के अहमदाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में एक दिन पहले यानी आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी। He said that this Congress session is happening after 64 years. The last one was in 1961. In this time, Congress party has degenerated into a den of corruption, peddling the dangerous, poisonous politics, communal politics of polarization. It is said today that they are having the Congress session in Gujarat because it is the 100th anniversary since Mahatma took over as Congress president, and it's the 150th birth anniversary of Sardar Patel. What a fountainhead of hypocrisy the Congress is. See how they have completely gone opposite to Sardar Patel and Mahatma Gandhi, and now they are preaching this. Wasn't it the Congress party which insulted Sardar Patel by denying him the Bharat Ratna? As long as there was somebody from the first family, from Nehru's dynasty, heading the Congress government, Sardar Patel was never given a Bharat Ratna. And if Sardar Patel ji and Mahatma were alive, they would have never allowed this concept of a dynasty to plummet the country into doom. Also, Mahatma Gandhi's dream was of Ram Raja, equal rights to everybody, and he said, I am a proud Sanatani Hindu. What does Rahul Gandhi say? And what does the Congress party do? Congress party files an affidavit in the Supreme Court saying there is no historical proof of Lord Ram. Rahul Gandhi says the Pran Pratishtha, the sacred Pran Pratishtha ceremony is a Nach Gana event, and they have joined forces with people who call Sanatana Dharma AIDS dengue and they want to eliminate it. And now they talk about Gandhi and Sardar Patel, but most importantly, Sardar Patel and Mahatma Gandhi were for the unity of this country. That was paramount for them. But here, the Congress party and Rahul Gandhi on a daily basis are talking about dividing the country on religion and caste lines. And what Sardar Patel and Mahatma Gandhi would have never forgiven the Congress for is trying to snatch away the rights of the SC, STs and OBCs and give it as a sacrifice for the bigoted vote bank politics of appeasement. Sardar Patel and Mahatma Gandhi would have condemned the Congress party for, their ideology, divisive and depraved ideology which they have today. See, Mahatma Gandhi and Patel, for them the nation was first, the people were first. For this dynastic Congress party, it is all about the first family and furthering their interests. Today the Congress party says this session is to reboot the Congress. But this divisive and communal, Congress party, which is totally opposite to what Sardar Patel and Mahatma Gandhi stood for, they won't reboot. They'll be booted out again and again by the people of India. इस बुलेटिन में अब बात करेंगे स्पोर्ट्स की खबरों की। कल खेले गए आईपीएल मुकाबले में आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया। आरसीबी की यह तीसरी जीत थी और विराट कोहली ने 67 रन की पारी खेली। इसके साथ ही विराट कोहली आईपीएल में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। आईपीएल में अपने संन्यास की बढ़ती अटकलों पर दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी ने स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि उनके करियर को समाप्त करने का फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि उच्च स्तरीय क्रिकेट के लिए उनका शरीर
कैसे और कितना साथ देता है। उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए उनके पास 10 महीने का समय है। आपको बता दें, इस आईपीएल में धोनी का वह पुराना करिश्मा देखने को नहीं मिला जो निचले मध्य क्रम में उनकी बल्लेबाजी में दिखा करता था। भारतीय निशानेबाज नर्मदा नितिन ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में छठे, जबकि सोनम उत्तम मस्कर 8वें स्थान पर रही। नर्मदा सिर्फ 0.1 अंतर से 5वें स्थान के निशानेबाज से पिछड़ गई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।